हेलो व्यूअर्स। एडुसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इरिटेरिया के 7500 के बहुकल्पीय प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीरीज 3 को आज पढ़ेंगे। तीसरे सीरीज को देखते हुए आज हम लोग सेट 3 को ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम लोग सेट 3 को आज पढ़ते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है। सत्य या असत्य, इस पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसको चुनना है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया है। एकदम सही बात है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ये भी सही है। तीसरा, दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। नहीं, ये ऑप्शन क्या है? ये गलत है। उनको 2.5 लाख ना देकर, ठीक है, 4,000 पाउंड देकर उनको वार्षिक पेंशन दिया गया था, 4,000 पाउंड। तो पहला ऑप्शन यानी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कौन गलत? असत्य। तो असत्य सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देते हैं कि डलहौजी के समय, कौन? डलहौजी ने जब आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बाद क्या करता है डलहौजी? कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बाद क्या होता है? आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 और 49 के बाद। 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाता है? विलय कर लिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा भी सही था, और तीसरा 4,000 पाउंड देकर अति किया गया था वो भी गलत है। और एक चीज और समझिए कि महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर उनको इंग्लैंड भेज दिया गया था। पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। इंग्लैंड भेज दिया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लिया था? तो 1889 के अधिनिवेशन से महिलाओं ने भाग लिया था। ये मद्रास में हुआ था अधिनिवेशन 1889 का। मद्रास अधिनिवेशन से। किस अधिनिवेशन से? महाराज मद्रास अधिनिवेशन से। ठीक है। इसमें सर्वप्रथम जो कदम्बनी कदम्बनी पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिनिवेशन में भाग लिया और वहां पे भाषण भी दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा उनका नाम कदम्बिनी। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। और 1800 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। ठीक है, ये ह्यूम के द्वारा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ऑप्शन के साथ भी हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला महिला एकदम याद रखना है कि कदम्बिनी थी। ठीक है, जो 85 में स्थापना होता है। एक ट्रिक है, बक मई बक नहीं। बक मई बक नहीं। 4 गो अधिनिवेशन एक साथ। पहला अधिनिवेशन बम्बई में हुआ बक से, दूसरा कोलकाता में, तीसरा तीसरा हो गया आपको वही मद्रास में 85 86 87 88 89 87। तो ये बक में चारों 8 को अधिनिवेशन आप लोग इसको लगातार अगर ट्रिक से रखिएगा तो फिर आ जाएगा अधिनिवेशन कब हुआ था। ठीक है, कहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं को सही क्रमानुकलित क्रम को इंगित करता है? तो मार्ले मिंटो सुधार, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909, जालियांवाला हत्याकांड 1919, गांधी न्यून समझौता 1931, अगस्त प्रस्ताव हो गया आपको 1940। तो ये आपको एक क्रमबद्ध समझाता है, याद रखिएगा लोग। फिर एक बार लिख देते हैं हम लोग। मार्ले मिंटो 1909, जालियांवाला 13 अप्रैल 1919, उसके बाद गांधी न्यून समझौता हुआ था गांधी और यूनियन के बीच में 5 मार्च 1931 को। गांधी न्यून समझौता को दिल्ली समझौता का नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन पूछता है बार बार। दिल्ली समझौता के नाम से भी, गांधी न्यून समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, और फिर अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 को। कब हुआ था? 1940, 8 अगस्त 1940, याद रखिएगा लोग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। एक चीज और समझ समझ लीजिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके समर्थन किए थे, समर्थन में थे। और ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव जुलाई 1942 में, कब? जुलाई 1942, ठीक है, याद रखिएगा लोग, डेट भी लिख दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना करते हैं? तो ये करते हैं बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा लोग, कि लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक, क्या? लोक के मान्य तिलक के नाम से भी, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। तो इसको इन्होंने ही लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? ये देखिए बहुत रोचक ये क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है मतंगिनी हाजरा को। किसको कहा जाता है? मतंगिनी हाजरा को कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है बूढ़ी गंगा, इन्हीं को कहा जाता है बूढ़ी गंगा। इनको इनको बड़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा लोग, इनको बोलिएगा लोग बूढ़ी गांधी या बड़ी गांधी, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इन्हीं का नाम है। बड़ी गांधी या आपको बूढ़ी गांधी के नाम से मतंगनी हजारा को जाना जाता है। 70 वर्ष के आयु में जाकर ये गोली खाई थी, और फिर इनका मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, 70 वर्ष के थी। कब? तो 1942 के यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कि सैयद वंश के सुल्तानों की सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम जो है उसका डेट ही लिख देते हैं, उसके अनुसार हम लोग सजा लेंगे। खिज्र खान, इसका जो ड्यूरेशन रहा 1414 से 21 के बीच में, 1414 से 21, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह का लिख देते हैं, ये 1434 से 45 तक। फिर मुबारक शाह का लिख देते हैं, ये 1421 से 34 तक। और फिर अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह का लिख देते हैं,
1445 से 51 तक। अब सजा लेना है। तो देखिए, पहले जो है एक नंबर पे आता है खिज्र खां, 1414 से 21 के बीच में। फिर उसके बाद आता है 1421 से 34 में मुबारक शाह। दूसरा नंबर पे ये आता है, पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर मुबारक शाह। तीसरा नंबर पे देखिए, जो 34 से 45 मोहम्मद शाह, 2 नंबर। और फिर लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह, 4 नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये? 1 2 1 3 2 4। ड्यूरेशन के अनुसार आप लोग याद रख लीजिएगा सैयद वंश के सुल्तानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पेशेंस रख के दोस्तों पढ़ना है। कोई भी एग्जाम हो, आदमी एक लेवल बन जाता है तो फिर एग्जाम भी क्रैक हो जाता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि रुदारमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो चलिए इनको भी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो रानी रुद्रमा वारंगल के कार्तिकेय वंश की चौथी स्वतंत्र स्वतंत्र शासिका थी। एकदम सही है। उन्हें दक्षिण तमिलनाडु, पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया। नहीं, ये गलत है। इसका मतलब पहला सही दूसरा गलत। तो क्या पूछ रहा है इसमें, कौन कथन सही है? तो सही पहला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली एक। चलिए इनके बारे में समझा जाए कि रानी रुद्रमा वारंगल, इनका कार्यकाल जो था 1263 से 89 इनका कार्यकाल था। ठीक है, और ये जो इनका जो क्षेत्र था वो था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक प्रकार का स्थल, एक प्रकार का स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा लो। आगे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन कि इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ किया। दोस्तों, ये इल्तुतमिश नहीं, ये बलबन किए थे। पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बलबन ने चांदी का टांका तथा तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये बलबन नहीं, ये इल्तुतमिश किए थे। देखिए पलट दिया है। इसका इसका जो किया था सिजदा और पैबोस, ये किया था बलबन। और टांका और जीतल के टांका, चांदी का टांका और तांबे का जीतल चलाया था ये इल्तुतमिश। तो दोनों को उल्टा पुल्टा कर दिया है। ऑप्शन में थे, क्या हो जाएगा? ना ही वन ना ही टू। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को ये। बलबन का कार्यकाल जो रहता है वो 1266 से 87 तक रहता है बलबन का। कितना रहता है? 1200 बलबन का रहता है। 1287 से लेके 1266 से लेके 1266 से लेके 87 तक, ये बलबन का। इल्तुतमिश का रहता है 1211 से लेकर 1236। याद रखिएगा, 1211 से लेकर 36। ठीक है, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम क्या है? तो हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, एक आता है भुक्ति, इसको प्रांत या अवंती कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये। ठीक है, उसके बाद विषय, विषय जिसको हम लोग जिला के रूप में जानते थे। अविधि, जो ग्रामों का समूह था, और फिर ग्राम। तो ये क्या हो गया? गुप्तकालीन कालीन प्रशासनिक का ये अनुक्रम था। ये आप लोग याद रखिएगा लोग। फिर से याद, प्रांत या अवंती को ही मुक्ति कहा जाता था, भुक्ति सॉरी। और इसके अलावा विषय को जिला कहा जाता था। और विथि था जो ग्राम था, ये समूह था। और सबसे छोटी इकाई जो था वो था आपको ग्राम। ठीक है,
याद रखिएगा लोग, गुप्त काल का ड्यूरेशन लगभग लगभग पूरे, अगर गुप्त काल को देखा जाए तो 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक पूरा गुप्त काल रहता है, यानी तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो ये किसका वेसर शैली का उदाहरण पूछ रहा है, वेसर शैली का। 3 शैली होता है, एक को नागर शैली बोलते हैं, एक को द्रविड़ शैली बोलते हैं, और दोनों के मिश्रण को वेसर शैली कहा जाता है। नागर शैली उत्तर में था, दक्षिण में द्रविड़ शैली था, वेसर शैली उत्तर पश्चिम में पश्चिम दक्षिण में विद्वान था। ठीक है, तो चलिए आते हैं कौन सा। तो होयसल मंदिर जो है ये आपको वेसर शैली का उदाहरण है। होयसलेश्वर मंदिर किसका उदाहरण है? वेसर शैली का उदाहरण है। कुछ कुछ और मंदिर है जो वेसर शैली का उदाहरण है, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये भी किसका है? एलोरा का कैलाश मंदिर ये भी उदाहरण है वेसर शैली का। फिर उसके बाद बादामी के मंदिर, ये भी वेसर शैली का उदाहरण है। डोडा डोडा व शप्पा मंदिर ये भी आपको किसका उदाहरण है? तो ये भी आपको वेसर शैली का उदाहरण है। अब कुछ कुछ चलते हैं, जैसे श्री राम मंदिर अयोध्या, ये किसका उदाहरण है? तो ये पारंपरिक नागर शैली का उदाहरण है, ये नागर शैली का उदाहरण है। कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर ये भी किसका उदाहरण है? तो ये भी नागर शैली का ही उदाहरण है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं बार बार एग्जाम में, तो इसको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। करा कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति या हस्तिमल्ल तथा सिम्मेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो हम लोग अगर याद करेंगे तो पता चलेगा ये नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। क्यों? क्योंकि भवभूति का बुक है, इनका जो बुक है उत्तर रामचरित्र, जो हम लोग को याद है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर रामचरित्र भवभूति द्वारा ही लिखा गया है। फिर इनके अलावा एक है महावीर रचित, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। महावीर रचित, महावीर चरित्र, सॉरी महावीर चरित्र, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी भवभूति के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या थे? इन नाटककार थे। एक आता है ये हस्तिमल्ल। ठीक है, हस्तिमल्ल के द्वारा अगर देखा जाए तो हस्तिमल्ल जो बुक लिखे थे उसका नाम है पूर्ण पुराण। हाँ, क्या नाम है? पूर्ण पुराण। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था हस्तिमल्ल के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण पुराण इसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये नाटककार थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित सही क्रम क्या है? तो प्रस्तावना में सही क्रम है आपको संप्रभु पहले, संप्रभु संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु। प्रस्तावना को थोड़ा समझते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है, प्रियम्बल की। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रियम्बल को समझ देते हैं थोड़ा सा, जहां से बार बार क्वेश्चन आता है कि ये प्रियम्बल है, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो याद है कि जो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ये पेश किया जाता है, और जो 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। यही उद्देश्य आगे चलकर क्या बनता है, प्रस्तावना बनता है, प्रियम्बल बनता है। ठीक है, ये कहानी था इसके पीछे का, ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी तक प्रियम्बल में एक संशोधन हुआ है,
42वें संविधान संशोधन 1976, 42 अमेंडमेंट 1976 में एक संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया। SDA, एक ट्रिक हम याद किए हैं, जैसे एस से समाजवाद, डी से धर्मनिरपेक्ष, ए से अखंडता। तो SDA याद रखिएगा, 3 गो शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना की मुख्य जो चीजें थी, मुख्य वो बता दिया गया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। हम बोले ना सत्य और असत्य पे ज्यादा ध्यान देना है, तो कौन सा सत्य है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, यानी ऑप्शन सी क्या है? सत्य है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए कि आर्टिकल 40 जो है, आर्टिकल 40 ये क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए निर्देश ये देता है। और फिर आप देखिएगा आर्टिकल 243 ए से लेके वो तक ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें भाग 9 याद रखिएगा लोग। ठीक है, चलिए अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो केंद्र और राज्य के 7वीं अनुसूची में। ठीक है, किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। हम लोग को पता है अभी तक टोटल 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा का बात करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में बात करता है आपको कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये 5वीं अनुसूची में बात करता है। और 6वीं अनुसूची में किसी विशेष राज्यों के लिए दर्जा दिया गया, जिसमें 4 गो राज्य है। ATM, ऐसा ATM जिसमें मनी नहीं हो, मणिपुर छोड़ के, जैसे मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। एक ऐसा ATM जिसमें मनी नहीं हो, ATMM। ये 6ठी अनुसूची में ऐसे 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची, 8वीं, टोटल 12 अनुसूची है। एक बार 12 अनुसूची पर भी एक वीडियो बनेगा दोस्तों, उसको भी आप लोग एक ही बार में समझ जाइएगा। टोटल भाषा 22 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? वो किसी ने तो क्या समादेश जारी किया जा सकता है। चलिए हम लोग, क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण पहला रीट, परमादेश रीट, उत्प्रेषण, प्रति प्रतिषेध और अधिकार भिक्षा, ये 5 प्रकार का रीट जारी होता है। ठीक है, और जैसे होता क्या है कि आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 के तरह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32। और वहीं अगर उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के द्वारा जा सकते हैं। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है सब चीज़ों को एक साथ बताना। बहुत लोग उकताने लगते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करके आगे बढ़ा जाए, तो ये जरूरी है बताना, ताकि इससे क्या होता है कि आप लोग को जब और सब क्वेश्चन आएंगे तो फिर यहाँ से आसानी से चीज़ें बन जाता है। तो इसीलिए समझाना भी जरूरी है जहाँ जहाँ कुछ समझाने वाली बात आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो DPSP में पढ़े हैं, एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है ये, समझ लीजिए क्या है, मौलिक कर्तव्य है। फंडामेंटल राइट आपको याद है कि 12 से लेकर 35 भाग 3 इसका बात किया गया है। DPSP का 36 से 51 के बीच में बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभारी है? तो भारतीय ध्वज संहिता का प्रावधान का ये करता है, भारतीय मानक ब्यूरो करता है।
कौन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो करता है। आप लोग को याद रखना है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 में लागू किया गया था। ये लिख देते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता 2002। याद रखिएगा लोग। ठीक है, आगे आते हैं। नीचे दिए गए युग्मों को युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है। हम बोले ना सही या गलत पे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपको देहरादून नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये कहाँ है? ये शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला। चलिए आगे आते हैं। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोहारट, ठीक है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, ये भी सही। यानी गलत कौन था? तो यही था, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये क्या होगा? ये शिमला है। कहाँ है? शिमला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, चलिए इसको डेट को लिखते हैं। ये हुआ था 1774 में, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया गया था पहली बार। चलिए, कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में। चलिए, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था, दो बार हुआ था, 1971 72 में एक बार, और फिर 73 में दूसरा बार। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में। तब इसको हम लोग सजा लेंगे। तो पहले हो जाएगा रानीगंज वाला 74, 74 के बाद क्या आएगा? 1957 आएगा, 14 आएगा। तो 14 किस में ऑप्शन है इसमें? 14 3, 3 में बोले तो 1975, और फिर उसके बाद से 3 में ये 1971, और लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड 1975। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। रानीगंज में पहली बार, कोलकाता में 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही कोई अथी हुआ था, पहली बार खनन। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? तो आपका राजस्थान है। ये कौन है? राजस्थान। कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार ये कितनी है? तो ये है आपको 21.2। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक आपको रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है, जो अमेरिका के थे। याद रखिएगा लोग, इन्हीं को नैनो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो कार्य करता है वो रेखीय गति संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। ठीक है, आप लोग एक याद रखिएगा कि बर्नौली पर में क्या होता है, कि बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये बर्नौली का जो सिद्धांत है पर में, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये याद है, उसी पे आधारित है। ये बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, और फिर अवगाद्रो नंबर 1 है। इसको हम लोग देख लें कि अवगाद्रो नंबर कितना होता है। 6.022 गुना 10 के पावर 23। याद रखिएगा लोग, ये बार बार अवगाद्रो संख्या पूछता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इक्को साउंडिंग का प्रयोग होता है। इक्को साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो इक्को साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई के मापन के लिए। क्या होता है? समुद्र की गहराई के मापन के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि सोलर सेल निम्न में से किससे बने होते हैं?
सोलर सेल जो बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। किसका? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ये क्या होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक। तो सोलर सेल इनमें से किससे बने होते हैं? तो अर्धचालक बने होते हैं। चलिए आगे आते हैं। कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाता है? तो ये अम्लीय वर्षा कहलाता है। कौन सा वर्षा कहलाता है? अम्लीय वर्षा। एक चीज समझ जाइए लोग, कि जिसका पीएच मान 7 हो वो उदासीन होता है, और 7 से प्लस जाता है तो क्षारीय हो जाता है, और 7 से नीचे आ जाता है तो अम्लीय हो जाता है। इसीलिए जल का पीएच मान क्या है? जल का शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का। वर्षा वाला जल नहीं, नाना नूनी वाला जल नहीं, शुद्ध जल का पीएच मान 7। ठीक है, तो ये इसे याद रखिएगा लोग। तो 7 से नीचे तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से ऊपर होता तो क्षारीय हो जाता, और 7 रहता तो शुद्ध जल हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बताने देखिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना नहीं, डिस्कशन से ये होता है कि चीजें बहुत समझ बेहतर हो जाती है। तो इसीलिए हम और सब चीजें भी बता रहे हैं, ताकि इससे हम लोग की तैयारी, आप लोग की तैयारी, सब लोग की तैयारी बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरण के रूप में किया जाता है? तो जो इसमें किया जाता है उसको किया जाता है रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं कि सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन, C++ के उपयोग और कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण है, वो कौन सा है? तो सूक्ष्म पोषण के शर्करा में परिवहन के रूप में तो फास्फोरस है। कौन है? फास्फोरस। ठीक है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अंडा में। अंडा में क्या होता है? सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। नहीं है पूछ रहा, हम बोले ना यस नहीं। तो पेडोलॉजी पौधों नहीं, पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से, यानी पहला ही गलत हो गया। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी के अध्ययन से। एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, सही है। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, ये भी सही, यानी गलत कौन है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, किस सवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम याद रखना है, आजकल बहुत क्वेश्चन ये पूछ रहा है एग्जाम में। लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, याद रखिएगा लोग। किस सवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लेमिनेरिया से प्राप्ति होती है। किससे? लेमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? H2 यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित किससे करता है अभिक्रिया करके? तो ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके करता है। किससे करता है? मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके। इसको भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए, इनको सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार इनको 1968 में दिया गया था। तो याद रखिएगा लोग कि हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए? तो जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो हम पिछले सेट 2 में हम दिखाए थे कि जहाँ नाइट्रोजन की कमी और जहाँ पे दलदलीय क्षेत्र होता है, वहीं पे क्या होता है? कीटपक्षी पौधा, नाइट्रोजन की कमी वाले एरिया में कीटपक्षी पौधा उगता है। और उसका उदाहरण दिए थे ड्रोसेरा, नेफेंस, तो वही सब है। तो ये इसका याद रखिएगा, नेफेंथेंस, नेपेथेंस, ये इसका उदाहरण है कीटपक्षी पौधा को
ये नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए कीटों को पकड़ लेता है और फिर उसका ही आहार के रूप में इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और आप लोग को ज़्यादा जानना है तो सेट 2 को पीछे वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। तो सीलियक जो रोग होता है ना, विटामिन बी 12 के चलते होता है। ठीक है, विटामिन सी के चलते स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ई के चलते आँख के लिए होता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे चलते हैं। विटामिन सी घुलनशील होता है जल में। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है। तो जेली जैसा जेली जैसा कोशिकाओं में जो जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों तकनीकी को हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो कह रहा है पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण अगर तकनीक कहलाती है तो कहलाती है इन विट्रो जीन बैंक। क्या कहलाती है? इन विट्रो जीन बैंक, ये कहलाती है ये दीर्घकालीन। अब चलिए जीन बैंक क्या होता है इसको भी हम लोग समझते हैं। जीन बैंक को समझते हैं। ये क्या होता है कि जहाँ पौधों की और जानवरों की प्रजातियों की आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित रखते हैं, ये जीन बैंक कहलाता है। ये समझे। और उसके बाद से आते हैं फील्ड जीन बैंक क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। फील्ड जीन बैंक, तो फील्ड जीन बैंक एक प्रकार का जीन बैंक है जो बीज के बजाय जीवित पौधों या पशुओं को उनके प्राकृतिक या कृत्रिम वातावरण में संरक्षित रखता है या करता है। ये क्या कहलाता है? ये जीन फील्ड बैंक का काम होता है। तो जीन बैंक पढ़ लिए, फील्ड जीन बैंक पढ़ लिए, ये प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल। अब क्रायो बैंक भी पढ़ते हैं, इसको यहीं पे समझ लेते हैं क्रायो बैंक क्या होता है। ये क्रायो बैंक वो ये क्लिनिक समझ लीजिए एक प्रकार का, या सुविधा के लिए भविष्य में मानव या ऊतकों जैसे शुक्राणु अंडा से इस सब का कलेक्शन करके रखा जाए रक्त का, ये कहलाता है क्रायो बैंक कहलाता है एक प्रकार का। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, ये वाला 40 नंबर। तो इसको आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ जाइए। बार बार चारों को एक्सप्लेन करने पूछता है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उद्देश्य पूछता है, मतलब पूछता है। चलिए आते हैं 41 क्वेश्चन पे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो इसको भी याद रखना है हम लोगों को। ये जारी किया गया था कब? 2002 में। याद रखना है इसको। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी प्लान से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये जो मॉडल व्याख्या करता है वो व्याख्या करता है हैरी टोडो मॉडल व्याख्या करता है। ये बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी प्लान संबंधित विरोधाभास को ये मॉडल व्याख्या करता है। अब ये सोलो मॉडल, इसको भी समझते हैं। सोलो मॉडल आर्थिक विकास की अवधारणा पर ये करता है, मॉडल प्रस्तुत करता है सोलो मॉडल। वकील और ब्रह्मानंद मॉडल ये भी आर्थिक विकास के लेकर ही है, और लुइस मॉडल ये भी आर्थिक विकास के लेकर, यानी तीनों किसके हैं? आर्थिक विकास के लेकर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 सूची 2 को क्या करें? राज्य और चित्रकारी दिया गया है। तो मधुबन पेंटिंग हम लोग का बिहारी है, मधुबनी पेंटिंग, ये तो यादें हैं। इसको 1 से 4 कीजिए और इसी से देखिए एलिमिनेट कीजिए। अगर आपको और आगे नहीं आ रहा था, इसको आंसर छाटिएगा तो 1 का 4, तो 1 का 4 सब में दिया है, यानी इससे नहीं बनने वाला है। चलिए आगे आते हैं। अब अगला लिच्छापी, चलिए समझ लीजिए, आपको लिच्छापी पता नहीं है। पटचित्र, अगर पटचित्र पता है उड़ीसा में, तो सी का वन देखिए किस में है? तो सी का 1 है, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर डी। ऐसा है, 2 गो से ही इसका आंसर हम लोग निकाल लिए। तो ये एलिमिनेट विधि है, इसको भी आप लोग एग्जाम में प्रयोग कीजिएगा, लाइएगा, इसको प्रयोग कीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि चारों का आंसर मिले, 2 का ही आंसर से आंसर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो इसका मेथड, इस मेथड को भी आप लोग उपयोग कीजिएगा। अ, चलिए तो अब चारों को समझ लेते हैं। लेपाची, लेपाची जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है, और वारली कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है,
फिलिपस वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये जो करता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में करता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई का बात कर रहा है यहाँ पे, महंगाई। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी के बीच में फिलिप्स वक्र काम करता है, ये आप लोग याद रखिएगा लोग। फिलिप्स वक्र किसके किसके? महंगाई और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ठीक है, ये 1 और 2 को मिलाना है तो कहलगांव बिहार भागलपुर में, तो एक का क्या हो गया? 1 का 2 किस में 1 और 4 में। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा था, एलिमिनेट विधि का मेथड का प्रयोग कीजिए। एक और आइए, एक और कोई मिलाया जाए तो आपको याद है कोरबा छत्तीसगढ़, बी का सी का 4, तो सी का 4 किस में है? तो सी का 4 और ए का 2, सी का 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एक के बार में एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऐसे आप लोग को एग्जाम में करना है, ऐसे हम सब मिला देते हैं। खरगोन, तो खरगोन हो गया आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद से हो गया कुर्गी, हो गया कुर्गी कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन एकदम सही है। जे एम्किंस जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंस्टेट एंड द मनी, ये भी सही है। गुन्नार मिडल एशियन ड्रामा, ये भी सही है। यानी गलत कौन हो गया ऑटोमेटिक? कार्ल मार्क्स का, ये वाला गलत। कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये इसका नहीं है, किसका है? डेविड रिकार्डो का है ये, याद रखिएगा लो इसका नाम, डेविड रिकार्गे। कार्ल मार्क्स का कैपिटल दास, याद रखिएगा लो, इसका बुक एक और लिख देते हैं, कैपिटल दास, दास कैपिटल। ये इसका फेमस बुक है कार्ल मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, AFSPA अब सपा पहली बार कहाँ लगाया गया था? ये आपको लगाया गया था पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1958 को, याद रखिएगा लोग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। अब आते हैं, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ये राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 को। और वही बाघ बोलेगा भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो किया गया था 1900, बाघ बाघ 1973 को, बाघ, याद रखिएगा लोग। ठीक है, और राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में गंगा को, और डॉल्फिन किया गया था 2009 में। याद आ गया, हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारतीय मुद्रा बाजार में कौन शामिल नहीं है? तो ये कौन शामिल नहीं है? तो सहकारी बैंक है, वाणिज्य बैंक है, भारतीय औद्योगिक विकास नहीं है, ये शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी ट्रेजरी बिल भी शामिल है। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं कि पुच्चमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पुच्चमपल्ली एक प्रकार का पुच्चमपल्ली एक प्रकार का बुनाई है। क्या? पुच्चमपल्ली एक प्रकार का बुनाई है। ठीक है दोस्तों, आज सेट 3 भी कंप्लीट हो गया, तो हम लोग कंटिन्यू इडोटेरिया के 7500 के इस 150 सेट को कंटिन्यू देखेंगे। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कल। जय हिंद।